हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर मेकिंग फर्स्ट 100 सब्सक्रिप्शंस। तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, तो काम करने की जो एनर्जी है वो हाई रहेगी और आपके लिए अच्छा कंटेंट फ्यूचर में हम डालते रहें। तो स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2019 पेपर 2 केमिस्ट्री पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। The cyanide process of gold extraction involves leaching out gold from its ore with cyanide in the presence of Q in water to form R. Subsequently, R is treated with T to obtain gold and jet. Choose the correct options. तो जो साइनाइड प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हम जो गोल्ड और होता है उसको ट्रीट करते हैं। उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है और वो गोल्ड का ऑक्सीडेशन करके उसको एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगी इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। तो ये आप रिएक्शन देख रहे हो, फर्स्ट रिएक्शन। तो गोल्ड और है साइनाइड, यहाँ पे आएगा NaCN हो सकता है या KCN होगा। ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वाटर में वो एक सेचुरेशन अमाउंट होती है एट 1 atm, उससे ज्यादा रखनी है तब ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है। उसके बाद जिंक के साथ इसकी रिएक्शन, फिर ये जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस भी कर रहा है। तो जिंक ये एक्चुअली सेकंड जो रिएक्शन है वो एक रिडोक्स रिएक्शन है। ठीक है। तो जो गोल्ड यहाँ पे +1 है वो जीरो स्टेट में आ जाएगा और जिंक जो जीरो स्टेट में है वो +2 स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे और से क्या करते हैं, हम पहले गोल्ड को सोल्यूबल फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद इसको डिस्प्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक मेटल। तो यहाँ पे हमें गोल्ड मिलता है, फिर इसको रिफाइन कर लिया जाता है। तो ये जो साइनाइड प्रोसेस है ये किस टाइप की मेटलर्जी है, तो ये हाइड्रोमेटलर्जी है, यहाँ पे लीचिंग होती है। ठीक है। अब इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, वो गोल्ड से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है। और जो ऑक्सीजन की अमाउंट होगी वो सेचुरेशन अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो सब ये कंप्लीट मिला के एक रिडॉक्स प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to aquaresia, choose the correct options. First, aquaresia is prepared by mixing concentrated HCl and concentrated HNO3 in a 3 to 1 ratio, volume by volume. नहीं, ये मोलर रेशियो होता है। 3 मोल HCl होते हैं और 1 मोल HNO3, तो पहला गलत हो गया। Second, reaction of gold with aquaresia produces an anion having gold in +3 oxidation state. ये बिल्कुल सही है। Next, reaction of gold with aquaresia produces NO2 in the absence of air. बिल्कुल भी नहीं। जो एयर होती है वो ही NO को NO2 में कन्वर्ट करती है। तो ये रिएक्शन आपको दिखाएंगे कैसे NO2 बनता है। नेक्स्ट, येलो कलर ऑफ एक्वारेजिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड Cl2। ये बिल्कुल सही है। तो जो एक्वारेजिया होता है हम उसको बोलते हैं रॉयल वाटर। तो 3 HCl के मोल और 1 HNO3 का मोल जब आप मिक्स कर देते हो तो इसे बोलते हैं हम एक्वारेजिया। और यहाँ पे एक रिएक्शन होती है HCl और HNO3 के बीच में, तो इसमें जो कंपाउंड बनते हैं वो NOCl है, Cl2 एंड H2। NOCl एंड Cl2 की वजह से इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। अब हम एक्वारेजिया की गोल्ड के साथ रिएक्शन देखते हैं जहाँ पे गोल्ड +3 स्टेट में होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है जहाँ पे गोल्ड +3 स्टेट में है। तो जो NOCl है वो डिकम्पोज हो जाता है और वो कन्वर्ट होता है NO एंड Cl2। अब जो कंटेनर होता है, जैसे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने एक्वारेजिया लिया हुआ है, तो इसमें जो NO गैस रिलीज होगी वो सरफेस की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है। तो सरफेस की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो NO2 बनाएगी। ठीक है। तो इसने क्या बोला था, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिलीजेस NO2। नो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिलीजेस NO2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक तो होगा बी और एक होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following reactions unbalanced. Zinc plus hot concentrated H2SO4, तो ये बनाता है G, R and X। नेक्स्ट रिएक्शन जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ये बनाता है T and Q। अब जो फर्स्ट रिएक्शन का G था वो H2S और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है Z, एक प्रेसिपिटेट है और साथ में X एंड Y भी बना रहा है। तो जो X है वो फर्स्ट रिएक्शन वाला ही कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है। तो आपको बता दें जो जिंक होता है वो आपका एम्फोटेरिक एलिमेंट है, तो वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जिंक प्लस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें बनेगा, ये आप रिएक्शन देख सकते हो, जिंक सल्फेट प्लस SO2 एंड H2O। फिर जिंक की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से कराते हैं तो ये बनेगा Na2ZNO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर जो जिंक सल्फेट है उसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2S एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये ग्रुप 4 में भी यूज होता है। अगर आप बेसिक रेडिकल्स का एनालिसिस पढ़े होंगे तो ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4,
ग्रुप 2 में जो सल्फाइड बनते हैं वो एसिड की प्रेजेंस में बनते हैं, और ग्रुप 4 के जो सल्फाइड बनते हैं वो आपके बेस की प्रेजेंस में बनते हैं। तो उसका रीजन ये होता है, ग्रुप 4 के सल्फाइड का KSP वैल्यू हाई होता है, जबकि ग्रुप 2 के जो सल्फाइड्स होते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, वहाँ पे KSP वैल्यू लो होता है। ठीक, तो ये सब बनेगा। अब इसमें आपको बताना है कि जेड क्या है, आर क्या है, क्या स्ट्रक्चर होगी उनकी। तो फर्स्ट ऑप्शन, जेड इज ए डर्टी व्हाइट इन कलर, बिल्कुल सही है। तो ये आपका जिंक सल्फाइड है, इसका जो कलर होता है वो ऑफ व्हाइट होता है, इसको डर्टी व्हाइट भी बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन टी इज +1। तो जो सेकेंड रिएक्शन में कंपाउंड टी बना था, ये रहा, तो यहाँ पे तो +1 नहीं है, ये तो जिंक +2 स्टेट में, तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, आर इज ए वी शेप्ड मॉलिक्यूल। तो जो आर आपका कंपाउंड बना था फर्स्ट रिएक्शन में SO2, तो बिल्कुल सही है, ये आपका एक वी शेप्ड होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर दिखी हुई है, तो आप इसको इन्वर्ट कर दोगे तो ये वी दिखेगा। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इज 1 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो Q यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1। तो आंसर हो जाएगा A, C एंड D। नेक्स्ट, the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. Consider an electronic state psi of helium plus whose energy, azimuthal quantum number and magnetic quantum numbers are -3.4 electron volt, 2 and 0 respectively. So which of the following statements are true for the state psi? तो यहाँ पे जो एनर्जी गिवन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको एनर्जी फॉर्मूले के इक्विवेलेंट रखते हैं, तो एनर्जी फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z²/m², और इसको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट रख देंगे। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 होगी, तो n आता है 4। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 दी है, मतलब L की वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यू 2 तो D सब सेल के लिए होती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 4D। अब यहाँ पे पूछा है कि इट हैज 2 एंगुलर नोड्स, बिल्कुल सही है। तो एंगुलर नोड L की वैल्यू से मिलते हैं, तो L की वैल्यू 2 है, तो एंगुलर नोड 2 होंगे। नेक्स्ट, इट हैज 3 रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1। n की वैल्यू 4 है, L2 है -1, तो ये तो 1 होगा, गलत हो गया C ऑप्शन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वेयर E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बिल्कुल गलत है। तो वो इक्वल रहता है, क्योंकि इसमें जो हीलियम है, हीलियम प्लस, उसमें इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ही नहीं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर वो एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो आंसर हो जाएगा A एंड B। नेक्स्ट, which of the following reactions produces propane as major product? तो फर्स्ट रिएक्शन में सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो प्रोपेन हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट, बी रिएक्शन में H2O के साथ, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है। तो आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन पता हो, तो वहाँ पे जो सोडियम सोल्ट है या फिर पोटासियम सोल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो यूज करते थे। तो जो एनोड पे रिएक्शन होती थी, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बी रिएक्शन को, तो जो एनोड पे रिएक्शन होती थी उसमें क्या होता था, जो एसीटेट बनता था या फिर जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता था, उसका ऑक्सीडेशन होता था, वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और एक फ्री रेडिकल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में फ्री रेडिकल रेडिकल के थ्रू एक कॉम्बिनेशन होगा, उससे पहले CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पे एल्कीन भी बन सकता है, यहाँ पे हायर एल्कीन भी बन सकता है, ठीक है। तो और जो एक अपने CO रेडिकल बनाया है, ये भी किसी दूसरे एल्काइल रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको प्रोपेन मिलेगा ही सी में, CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है जिंक की प्रेजेंस में विद डाइल्यूट HCl, यहाँ पे प्रोपेन मिलेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, CH3 CHBr CH2Br जिंक की प्रेजेंस में, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और इसका प्रोडक्ट एल्कीन होगा, तो आंसर होगा A एंड C। नेक्स्ट, choose the correct options that give or gives an aromatic compound as the major product। तो फर्स्ट रिएक्शन में अल्कोहलिक के हुए जो रिएजेंट है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। फिर हमें एक स्ट्रोंगर बेस चाहिए, तो बेस का ऑर्डर बता दें आपको, कार्बन माइनस,
नाइट्रोजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस। तो इस ऑर्डर में बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है, उसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। तो एल्कोहलिक KOH में ऑक्सीजन माइनस डोनर होता है, जबकि सोडियम अमाइड में नाइट्रोजन माइनस डोनर होगा। तो नाइट्रोजन माइनस को आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन माइनस से स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेयर है जो HBr का, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ए में, तो ये रिएक्शन है, एल्कोहलिक KOH फर्स्ट एलिमिनेट करेगा HBr को, ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिर NaNH2 रिएक्ट करेगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस है कंपेयर टू एल्कोहलिक KOH। ये फर्दर HBr को बाहर निकालेगा तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। अब इस कंपाउंड को आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन होता है और ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो आंसर ए। नेक्स्ट बी ऑप्शन चेक करते हैं, NaOMe। तो ये सोडियम मिथोक्साइड, ये एक बेस है। और बी रिएक्शन में जब आप देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस पे ऑक्सीजन से, और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएंगे। तो यहाँ पे हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो करेगा तो यहाँ पे 4n+2, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। सी में आपका जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक नहीं है, वो एंटी एरोमेटिक है। डी में भी जो आपका कंपाउंड है वो एरोमेटिक ही नहीं है। ठीक, तो आंसर ए एंड बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो फर्स्ट रिएजेंट है Hg2 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो ये हम एल्कीन और एल्काइन में यूज करते थे। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो एक कार्बन पे तो C डबल बॉन्ड आ जाएगा और दूसरे पे हाइड्रोजन आएंगे। तो अब यही देखना होता है हमें कि कौन से कार्बन पे इधर C डबल बॉन्ड हो आएगा। तो जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो है, वो लेफ्ट वाले कार्बन की ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेंजीन है उसके पैरा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है, तो वो कार्बोकैटायन को क्या करेगा, मोर स्टेबल बनाएगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल इधर अटैक करके इधर क्या बना देगा, OH, और फिर टोटोमराइजेशन होता है तो फाइनली आपको C डबल बॉन्ड O CH2, ये आपका था C ट्रिपल बॉन्ड C, तो कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O CH2 में। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट है AgNO3 NH4OH। तो ये आपका एक रिएजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। और टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके आपको COH में प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में जो C डबल बॉन्ड O है इस वाले पार्ट का हो जाएगा रिडक्शन, तो C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो गया CH2 में, तो ये कन्वर्ट हो गया CH2 में। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मिल गया आपको Q। अब Q रिएक्ट कर रहा है रिएजेंट SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, देन रिएक्शन विद AlCl3। तो आप देख रहे हो जो एसिड ग्रुप है वो SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine रिएक्ट करके तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड बना देगा, तो ये बन गया आपका एसिड क्लोराइड। फिर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो कि आपका एक लुइस एसिड है, तो लुइस एसिड क्या करेगा, इधर C डबल बॉन्ड O कार्बन पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, और इसकी प्रेजेंस में जो ये CH2 है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो सकता है, सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। तो ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे वेकेंट है और पैरा पोजीशन है वो ब्लॉक्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन से अटैक हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा ये R। अब R की रिएक्शन, तो फिर से क्वेश्चन में देखते हैं, जो R बना, R की रिएक्शन जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन, तो C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करेगा, तो आपका फाइनल कंपाउंड ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड R था, R की रिएक्शन हुई, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन किया, तो आपको मिल गया फाइनल प्रोडक्ट H। तो इसमें आपको ऑप्शंस देखने हैं, तो एक तो होगा C और दूसरा हो जाएगा D। तो ये कंप्लीट आपको जो स्कीम लिखी है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि Q कौन सा है, R कौन सा है, S कौन सा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप मैच कर सकते हो। आंसर हुआ C एंड D। नेक्स्ट,
चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। A natural rubber is polyisoprene containing trans alkene unit। नहीं, वहां पे सिस एल्कीन यूनिट्स होते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो ये आपका नेचुरल रबर है। तो इधर देख सकते हो 1 2 1 2। तो पोजीशन 1 1 है वो सेम साइड है, 2 2 है वो भी सेम साइड है। तो ये क्या हो गया, सिस अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट, नाइलॉन 6 हैज अमाइड लिंकेज। बिल्कुल सही। तो ये जो नाइलॉन 6 होता है जिसमें 6 कार्बन है, एक यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 5 CH2 होते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट यूनिट जुड़ी होगी वो इधर NH से जुड़ी होगी। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, अमाइड लिंकेज। और ये होता है नाइलॉन 6 तो यहाँ पे दो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, कंडेंसेशन। नाइलॉन 6 में क्या होता है, एक ही मोनोमर होता है और उसका ही बार बार रिपीटेशन होता है। तो ये सही है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन इन प्रेजेंस ऑफ ए पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। बिल्कुल सही है। तो ये टेफ्लॉन ऐसे बनेगा, टेट्राफ्लोरोइथीन इसका मोनोमर होता है, हाई प्रेशर पे ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो ये हो गया टेफ्लॉन, सही है। सेलुलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स दैट आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे अल्फा नहीं होता, यहाँ पे होता है बीटा, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। तो ये आप देख सकते हो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। तो सेलुलोज में जो ये पार्ट है ग्लूकोज का, तो इसमें OH ऊपर की तरफ गया है। यहाँ भी देख सकते हो OH ऊपर की तरफ गया, तो ये बीटा फॉर्म होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी एंड सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 9। The amount of water produced in gram in the oxidation of 1 mole of rhombic sulfur by concentrated HNO3 to a compound with the highest oxidation state of sulfur is। तो हमें इधर रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है सल्फर S8 और HNO3 के बीच में। तो पहले लिखते हैं हम हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सल्फर 8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, वो है +6। तो ये बनाएगा H2SO4। अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके लिख दो, तो ये हो गई आपकी हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर ऐसे ही आप हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे, उसमें जो HNO3 है वो NO2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। उसके बाद दोनों हाफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऐड कर देना है, तो फाइनली आपको ये रिएक्शन मिलेगी। अब इसमें आप देख सकते हो जो 1 मोल S8 है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे 16 मोल H2O प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम होता है, 16 मोल के लिए हो जाएगा 16 मोल के लिए हो जाएगा 288 ग्राम। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सिस नाइट्रोजन MnCl बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सिस MnEn ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही क्लोरीन के लिए 3 3 सिस अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। तो जैसे ये वाला क्लोरीन लेके चले, माना इसको क्लोरीन 1 है, तो ये क्लोरीन इस नाइट्रोजन के साथ 90 डिग्री पे, इसके साथ भी 90 डिग्री पे, ठीक है, और इधर भी 90 डिग्री पे। तो इसके क्या हो गए, क्लोरीन और नाइट्रोजन के 3 90 डिग्री के एंगल हो गए। अब सेकंड क्लोरीन को चेक करते हैं। तो ये जो क्लोरीन है इस वाले नाइट्रोजन के साथ 90 डिग्री पे, इस वाले नाइट्रोजन के साथ 90 डिग्री पे, और एक नीचे नाइट्रोजन उसके साथ 90 डिग्री पे। तो जो दोनों ही क्लोरीन है उनके 3 3 क्या है, सिस अरेंजमेंट में पोजीशन है, या फिर 6 क्या हो गए आपके 90 डिग्री के एंगल हो गए टोटल। तो बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री के या फिर सिस अरेंजमेंट में वो हो गए 6। तो आंसर हो जाएगा। हाँ, एक बात और बता दें, ये जो कॉम्प्लेक्स आपका बना हुआ है, ये जो आइसोमर है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज देखते हो तो वो इस पे क्या हो, जो मिरर इमेज चेक करोगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं करेगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। नेक्स्ट, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन of 2N2O5 gaseous state, it gives 2N2O4 plus O2. It started in a closed cylinder under isothermal isochoric condition at an initial pressure of 1 atm. After y into 10 to the power 3 seconds, the pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atm. If the rate constant of reaction is 5 into 10 to the power minus 4 per second, assuming ideal gas behavior, then value of y is। तो ये आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है, वो है पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट से पता लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रिएक्शन को लिखते हैं, एक तरफ लिखो टाइम, फिर आपने लिखी रिएक्शन। तो टाइम जब 0 था
तो वहां पे केवल रिएक्टेंट था N2O5 जिसका प्रेशर था 1 atm। तो प्रोडक्ट साइड 0 0। तो टोटल प्रेशर क्या हुआ 0 टाइम पे, मतलब इनिशियली 1 atm। जब टाइम t हुआ तो यहाँ पे 1 atm में से 2p वैल्यू कम हो गई, तो N2O5 के लिए जो प्रेशर बचेगा वो होगा 1 माइनस 2p। तो N2O4 के लिए जो प्रेशर बनेगा वो 2p बनेगा, और O2 के लिए बनेगा वो बनेगा p। तो टाइम t पे जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों गैसेस का टोटल प्रेशर होगा। तो दिस प्लस दिस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी, और 1 प्लस पी की वैल्यू है 1.45 atm। तो इसने बताया कि y इंटू 10⁻³ सेकेंड एट दिस टाइम टोटल प्रेशर इन द सिलेंडर इज 1.45 atm। तो ये जो अपना टाइम t है इस पे जो टोटल प्रेशर आया सिलेंडर में वो 1.45। तो यहाँ से आप p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी मतलब इनफाइनाइट टाइम पे, तो रिएक्टेंट तो जीरो हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा N2O4 1 atm हो जाएगा, ऑक्सीजन हाफ 0.5 atm हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर आया 1.5। तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स लगानी है तो इस पे टाइम निकालना है आपको। T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लोगरिथम P नोट बाई PT। तो P नोट आपका इनिशियल प्रेशर है रिएक्टेंट का, और PT टाइम T पे रिएक्टेंट का प्रेशर। अब P नोट और PT की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो उससे ये टाइम आ जाएगा। तो एक तो टाइम गिवन है y इंटू 10⁻³ और दूसरा टाइम आपने कैलकुलेट किया, दोनों को कंपेयर कर लो तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2.303 राउंड ऑफ करके आप लिखते हो तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3। ओके, नेक्स्ट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन aqueous urea solution containing 900 gram of water is 0.05। If the density of solution is 1.2 gram per centimeter cube, the molarity of solution is molar mass of urea and water are given। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल अज्यूम कर लो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल 1 हुआ, इसमें मोल ऑफ यूरिया हो जाएगा फ्रॉम मोल फ्रैक्शन 0.05, तो मोल ऑफ वाटर 0.95। अब यहाँ पे टोटल मास निकाल लो, तो मोल आपको पता लग गए इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, उनको रिस्पेक्टिवली मोलर मास से मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर दो, तो वो आ जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा मास बाय डेंसिटी, तो 20.1 अपॉन 1.2 ये ml आ गया। अब मोलैरिटी कैलकुलेट कर देंगे, तो मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, या फिर मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये मिलीलीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर आ जाएगा 2.98। सेकेंड मेथड क्या है, हमने माना कि जो यूरिया है उसके मोल हैं x। अब यूरिया की मोल फ्रैक्शन 0.05 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तो H2O का जो मास है उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 900/18। तो x अपॉन x प्लस 900/18, so this is equal to mole fraction of urea that is 0.05। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो जो आएगी 50/90। तो ऐसे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर। अब आपके पास यूरिया के मोल आ गए, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, और मास ऑफ वाटर पहले से ही था 900 ग्राम, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन का मास। अब डेंसिटी का यूज करके मास को और डेंसिटी को यूज करके आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फिर ऐसे ही मोलैरिटी पता लग जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है, तो यहाँ भी आंसर 2.98 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, total number of hydroxyl groups present in a molecule of the major product P is। तो फर्स्ट रिएजेंट है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 क्विनोलिन। तो ये केवल पार्शियल रिडक्शन करेगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड में रिड्यूस करेगा, और यहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो सिन वे में होगा, मतलब दोनों हाइड्रोजन एक साइड से ही अटैच होंगे। तो ये हो जाएगा आपका